So, good morning, students. Today's topic is water hammer and pipes in series and parallel. वाटर हैमर क्या होता है? हम लोग नॉर्मल हैमर सुने हैं, वर्कशॉप में हम लोग बॉल पिन हैमर सुने हैं, क्रॉस पिन हैमर सुने हैं, हम लोग मैलेट सुने हैं, which we are using in the casting section. But what is the water hammer? Now we will discuss about the water hammer. Water hammer. Water hammer क्या है? Let's take an example. Here it's a reservoir or storage tank. Here it's a pipeline. Reservoir storage tank में एक certain height का fluid यहाँ पे stored है, which height is capital H. From the center of the hose pipe, center of the hose pipe से लेकर top of the surface of the water is top of the surface of the water, जितना water मेरा storage हुआ है उसका height है मेरा कैपिटल H. ओके, जो मेरा हाइट है वो मेरा है कैपिटल H. अब मैं क्या कर रहा हूं, जब भी यहाँ पे मैंने एक पाइप का कनेक्शन कर दिया तो ऑब्वियसली स्टोरेज टैंक से सम अमाउंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. जब इस पोजीशन से ये पोजीशन, मान लो दिस सेक्शन इज ए एंड दिस सेक्शन इज सेक्शन बीबी, जब ए सेक्शन से बीबी सेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियसली जाने के लिए उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा वेलोसिटी एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी में. तो प्रेशर एनर्जी एंड वेलोसिटी एनर्जी लेके जब ये फ्लूइड ए सेक्शन से बीबी सेक्शन तक जाएगा और एक कंटीन्यूअस मोशन को मेंटेन करेगा पाइप के अंदर, बिकॉज़ यहाँ पे पाइप में तो कोई सर्कमफरेंशियल एरिया का चेंजेस तो नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे वो फ्लूइड पाइप के अंदर से एक फिक्स्ड वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए जाएगा. और उस टाइम मान लो यहाँ पे एक वाल्व है, मान लो यहाँ पे एक वाल्व है, तो ये वाल्व पहला कंडीशन में मान लो ओपन हुआ है, मतलब ये जो पंप का ये जो वाल्व का नीचे वाला पोर्शन, ये वाल्व का पाइप, और एक बार दिखा दे रहा हूँ, फ्लूइड मेरा कंटीन्यूअस मोशन में मूवमेंट कर रहा है वो एनर्जी को लेकर. अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाल्व मेरे मान को पहला कंडीशन में खुला हुआ है, ओपन है वाल्व. ओके, तो मेरा फ्लूइड कंटीन्यूअसली मूवमेंट कर रहा है सेक्शन ए टू बीबी टू कंटीन्यूअस. अब जब मैं एक वाल्व को यहाँ पे क्रिएट किया और फ्लूइड का मोशन को मैंने रोक दिया, उस टाइम जितना एनर्जी लेके फ्लूइड मूव करने का कोशिश कर रहा है वो पूरा एनर्जी जाके यहाँ पे जाके उसका जो मोमेंटम है, जो फ्लूइड का जो मोशन का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम रुक जाएगा, क्योंकि मैं वाल्व को बंद कर दिया हूं. अगर मैं वाल्व को क्लॉकवाइज कर दूंगा, वाल्व को मैं अगर क्लॉकवाइज मोशन दूंगा तो मेरा वाल्व मेरा क्या होगा, बंद होगा. अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन दूंगा तो मेरा वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा. तो मैं अभी क्लॉकवाइज मोशन देके वाल्व को बंद कर दिया हूं और फ्लूइड जितना एनर्जी, जितना मोमेंटम लेके पास कर रहा था, वो सारा एनर्जी, सारा मोमेंट ड्यू टू दिस ब्लॉक्ड वे ऑफ द वाल्व, ये मेरा यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा. इसकी वजह से यहाँ पे एक बिग अमाउंट ऑफ वेव क्रिएट होता है, बिग अमाउंट ऑफ प्रेशर वेव क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ का जो फ्लूइड सेक्शन ए से सेक्शन बीबी तक जब जाता है तब फ्लूइड के अंदर प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी रहता है. जब वो जाके यहाँ पे स्टॉप हो जाता है मोशन, उसका मोशन को जब ब्लॉक किया जाता है उस टाइम एक प्रेशर वेव क्रिएट होता है. वो प्रेशर वेव एक्ट्स लाइक अ साउंड वेव. साउंड वेव का कितना स्पीड है, 300 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में 300 मीटर स्पीड वो जनरेट करता है. तो वो जो प्रेशर वेव क्रिएट होता है, वो प्रेशर वेव क्या करता है, पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक साउंड क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉकिंग, राइट. एंड इस नॉकिंग के वजह से पाइप के ऊपर, पाइप का इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर जो प्रेशर जनरेट होता है, जो पावर जनरेट होता है, जो फोर्स जनरेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर हैमर. सो मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक है, तो स्टोरेज टैंक में पाइप का सेंटर ऑफ एक्सिस से कैपिटल H हाइट का वाटर स्टोरेज किया गया है. जब भी मैंने इस पाइप को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ
तो फ्लूइड मेरा कंटिन्यूअसली सेक्शन ए से सेक्शन बी तक पास कर रहा है। क्यों पास कर रहा है? क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी था फ्लूइड का वो प्रेशर एनर्जी एंड वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ मूवमेंट करेगा। बट अगर मैं कोई वाल्व को यहाँ पे ऐड करता हूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाल्व का मोशन देके वाल्व को अगर ब्लॉक करता हूँ तो मैं फ्लूइड का मोशन को मैं ब्लॉक करता हूँ। यहाँ से जितना एनर्जी लेके फ्लूइड जाता है उसका मोशन, उसका मोमेंटम यहाँ पे जाके ब्लॉक होता है। उस टाइम वो एक प्रेशर वेव क्रिएट करता है जो मेरा साउंड वेव के जैसा होता है, और वो प्रेशर वेव क्रिएट जो होता है उसके वजह से एक साउंड क्रिएट होता है। ये साउंड को हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। एंड वो प्रेशर वेव पाइप का इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया में एक फोर्स जनरेट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करता है। दैट फोर्स, दैट पावर इज कॉल्ड वाटर हैमर। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द वाटर हैमर। नाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर राइज डिपेंड्स ऑन। वाटर हैमर बोलने से ये टॉपिक हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। व्हाट आर द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर डिपेंड्स ऑन। इंटेंसिटी of the pressure depends on. Intensity of the pressure depends on. Okay, तो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट वन, प्रेशर अगर मेरा ज्यादा वेलोसिटी में अगर फ्लूइड फ्लो करेगा फ्रॉम ए सेक्शन टू बीबी सेक्शन में, अगर फ्लूइड ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो करता है, फ्लूइड अगर ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो करेगा तो उसके वजह से प्रेशर, अगर उसको अगर वाल्व को अगर मैं बंद कर दूंगा तो उस वेलोसिटी मेरा ज्यादातर कहां किस में जनरेट होगा? जब भी यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा वेलोसिटी से मोशन में पास कर रहा है, वो वेलोसिटी जब यहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है वो वेलोसिटी प्रेशर एनर्जी में, ऐसे तो प्रेशर एनर्जी इसके अंदर था, साथ में वेलोसिटी एनर्जी था। मान लो ये फ्लूइड जब यहाँ से लेकर कंटिन्यूअस मोशन में पास कर रहे हैं, मान लो उसके अंदर प्रेशर एनर्जी P by rho g is equal to 5 and V square by 2g is equal to 5। ये 5 एनर्जी लेकर वो आगे बढ़ रहा है, राइट। जब भी मैं वाल्व को ब्लॉक कर दिया, ये पूरा जो वेलोसिटी है, ये जो पूरा वेलोसिटी एनर्जी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा प्रेशर एनर्जी क्या होगा? 5 + 5 = 10। ये प्रेशर एनर्जी क्या करता है? एक साउंड क्रिएट करता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉकिंग, और पाइप का इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करता है, पावर जनरेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर और वाटर हैमर। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर डिपेंड्स ऑन। इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करके बढ़ता है? फर्स्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। फर्स्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप क्यों? देखो डार्सीज इक्वेशन में क्या बोला गया था? डार्सीज इक्वेशन में बोला गया था HF = 2FLV² by dg। ये मुझे बोला गया था डार्सीज इक्वेशन में। देखो डार्सीज इक्वेशन में जो हेड लॉस वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब अगर मेरा पाइप का लेंथ छोटा होगा तो मेरा हेड लॉस छोटा होगा, हेड लॉस मेरा कम होगा। पाइप का लेंथ अगर ज्यादा होगा तो हेड लॉस मेरा ज्यादा होगा। अगर हेड लॉस मेरा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर एनर्जी मेरा कम होगा, और अगर हेड लॉस मेरा कम होगा मींस पाइप का लेंथ अगर छोटा होगा तो फिर मेरा हेड लॉस कम होगा। अगर हेड लॉस कम होगा तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व। टाइम required to close the valve। टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व मतलब अगर मैं वाल्व को कंटिन्यूअस स्लोली रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोली रोटेट करके अगर मैं उसको बंद करता हूं तो मेरा वो वेलोसिटी, देखो अगर मतलब एग्जांपल ये मेरा पाइपलाइन है, फ्लूइड मेरा मोशन इस डायरेक्शन में मोशन में जा रहा है, और अगर मैं कंटिन्यूअस बेसिस में, थोड़ा सा मेरा पेन का डायरेक्शन देखना, अगर मैं क्लॉकवाइज वाल्व को अगर क्लॉकवाइज बंद करूंगा तो वाल्व का जो प्लेट है वो वाल्व का प्लेट आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा, तब जाके पूरा ब्लॉक होगा। तो मैं अगर वाल्व को स्लोली मोशन दूंगा तो फ्लूइड कंटिन्यूअस बेसिस में यहां से निकलेगा, फिर थोड़ा सा वाल्व नीचे आएगा तो फिर नीचे से निकलेगा, फिर और थोड़ा वाल्व नीचे आएगा तो फिर नीचे से निकलेगा। तो इसका मतलब है
वो जो सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी जो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने का चांसेस था वो नहीं हो पाता। तो मैं अगर इस वाल्व को अगर अचानक से मैं बंद कर दूंगा और फ्लूइड मेरा कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है और वाल्व को मैं अचानक से बंद कर दूंगा, अचानक से मैं यहाँ पे अगर ब्लॉक क्रिएट कर दूंगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, पाइप के अंदर जितना फ्लूइड था वो आके इस ब्लॉक में धक्का लगेगा। जब भी ब्लॉक के अंदर धक्का लगेगा तब ये आपका जो वेलोसिटी एनर्जी है v²/2g वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो p/ρg में कन्वर्ट होगा। तो दैट्स द मेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व। अगर मैं वाल्व को स्लोली बंद करूंगा तो वाटर, मेरा प्रेशर एनर्जी ज्यादा जनरेट नहीं होगा, प्रेशर वेव ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, तो वाटर हैमर मेरा नहीं होगा। और अगर मैं वाल्व को अगर स्लोली मोशन में मूवमेंट करते देता हूं तो मेरा क्या होता है, तो वाटर हैमर मेरा जनरेट नहीं होता। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बंद कर देता हूं तो मेरा वाटर हैमर बहुत अच्छे से जनरेट होता है, क्योंकि टोटल वेलोसिटी एनर्जी मेरा प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इट गिव्स सम प्रेशर, गिव्स सम थ्रस्ट, गिव्स सम फोर्स टू द इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया ऑफ द पाइप। ठीक है, तो इसीलिए देखोगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो भी कंट्रोल वाल्व होता है वो कंट्रोल वाल्व हमेशा रोटेटिंग होता है, राइट। रोटेटिंग वाल्व अगर हम लोग करते हैं तो इसका मतलब Okay, so now students, I have one question to you. So is the you know the concept of the water hammer? So now you can tell me the answer that is there water hammer is very reliable for the pipe? मतलब water hammer क्या is the advantage of the pipe or disadvantage of the pipe? Anyone answer please. बोलो। वाटर हैमर का, वाटर हैमर, ये जो मेरा टॉपिक है, ये जो मेरा होता है, जो कंडीशन है, जो घटना है, ये वाटर हैमर क्या पाइप के लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? बताओ विजय, शिवम, पुरंदर, बताओ। बोलो आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर करो इसका। बोलो विजय, बोलो। प्रदीप, मृत्युंजय, शिवम, आशीष, अखिलेश, राहुल, आंसर करो। सर डिसएडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेज हो सकता है क्यों? रीजन वाई हो सकता है क्यों नहीं? बोलो, आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करो। सर क्लियर नहीं है इसके बारे में कोई। एक्चुअली अगर मान के चलो कि तुम लोग एक बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, सारे स्टूडेंट्स को बोल रहे हो, एक बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, बाइक का स्पीड 60 km/h, ठीक है। तुम देख रहे हो कि एक सामने से एक आदमी पास कर रहा है, वो धीरे धीरे पास कर रहा है, तो तुम लोग क्या काम करोगे? बाइक का जो ब्रेक है वो उसको तुम स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीजिंग करोगे या तुरंत डिक्रीज करोगे? सर ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे। क्यों इसलिए ग्रेजुअली डिक्रीजिंग करेंगे? ताकि हम लोग जब तक पहुंचेंगे उस पोर्शन में जहां से वो आदमी पास कर रहा है, वहां तक मेरा बाइक का स्पीड स्लो भी हो जाएगा। अगर वो आदमी खड़े भी रहेगा तो हम लोग धीरे से उसको मतलब साइड करके बाईपास करके हम लोग निकल सकते हैं, राइट। ओके, अब अगर मान लो तुम लोग वही सेम बाइक में 60 km/h में जा रहे हो, अचानक से एक आदमी आ गया तुम लोग का बाइक का सामने, तुम लोग क्या करोगे? सडन ब्रेक मारना पड़ता है। यस। सडन ब्रेक मारने से किस में ज्यादा आई मीन इम्पैक्ट आएगा? तुम लोगों पे इम्पैक्ट आएगा, बाइक में इम्पैक्ट आएगा। यस। लॉस किसको होगा? लॉस किस में होगा? बाइक को, बाइक में, हम लोग को। ठीक सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, अगर मेरा यहाँ पे एक वाल्व यूज करते, वाल्व का जो काम होता है, वाल्व बेसिकली एक ऐसा चीज है जो घर में हम लोग नल यूज करते, वो भी एक मेरा वाल्व है, उसको भी हम लोग रोटेशनल वाल्व बोलते हैं,
हम लोग जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं वहां पे भी जो वाल्व यूज करते हैं उसको भी रोटेशनल वाल्व बोलते हैं, लेकिन घर का जो नल होता है उस वाल्व का जो स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि घर का जो नल होता है वो घर का नल से जो लिक्विड या पानी जो गिरता है वो पानी का फ्लो थोड़ा कम होता है, कम रहता है उसका पानी का जो फ्लो का फ्लोइंग पावर, राइट, कितना पावर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ρg इंटू क्यू इंटू HF, ये थोड़ा कम रहता है। लेकिन जो इंडस्ट्री के केस में जो फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड वाटर नहीं होता है, वेरियस केस में वो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है इसका मतलब ρg इंटू क्यू इंटू HF, मतलब उसका पावर भी बढ़ गया। तो जब पावर बढ़ता है और अचानक से अगर हम लोग कोई वाल्व को अगर उस पाइपलाइन को बंद करने के लिए अगर अचानक से वाल्व को अगर शटडाउन कंडीशन में डालते हैं तो वो जो मतलब मैक्सिमम पावर लेके जो फ्लूइड आ रहा था वो फ्लूइड जाके वाल्व के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। वो प्रेशर क्रिएट करने के बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये वाल्व भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और ये जो पावर, ये जो काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लेकर वो फ्लूइड पास कर रहा था, यहाँ पे आके उसका काइनेटिक एनर्जी तो पूरा जीरो हो जाता है क्योंकि वो पास नहीं कर पा रहे, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रेशर एनर्जी में। तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर, सॉरी वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या करता है, ये पाइप का इलास्टिक पाइप या जो भी पाइप हो वो पाइप के ऊपर वेरियस हायर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो जो पाइप रहता है वो पाइप टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, पाइप का मटेरियल में क्रैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इस टाइम बहुत ज्यादा नॉकिंग होता है एंड पाइप इन दैट टाइम ब्लास्ट हो सकता है। तो इस तरीके का हायर प्रेशर कब जनरेट होता है, जब हम लोग एक काटी को हम लोग एक हैमर से अगर ठोकते हैं तो उसमें इंपैक्ट आता है, काटी के ऊपर, नेल के ऊपर एक इंपैक्ट आता है जब हम लोग उसको हैमर से ठोकते हैं। तो वो हैमर क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लेके नेल के ऊपर जाता है, नेल के ऊपर जाता है। तो नेल के ऊपर जाने के बाद वो हैमर का जो काइनेटिक एनर्जी था वो जीरो हो जाता है, लेकिन वो किसमें कन्वर्ट होता है, वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से काटी अंदर की तरफ चल जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज, वाल्व को अगर अचानक से तुरंत शटडाउन अगर कर देंगे तो वो जो प्रेशर क्रिएट करता है, काइनेटिक एनर्जी जो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके वजह से पाइप का इंटरनल मटेरियल के ऊपर, मतलब इंटरनल पोर्शन का मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पाइप में बहुत ज्यादा ब्लम आवाज होता है, साउंड्स आता है, नॉकिंग आता है और पाइप मटेरियल टूटने का भी चांसेस रहता है। इस तरीके का जो कंसेप्ट है इसको हम लोग वाटर हैमर बोलते हैं। और ये वाटर हैमर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द पाइप कनेक्शन व्हेन वेयर द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, क्योंकि अगर ऐसा वाटर हैमर अगर होगा तो हम लोग का क्या होगा, इंडस्ट्री में कभी भी ये पाइप मटेरियल क्रैक हो सकता है, जिसकी वजह से फ्लूइड लीकेज कर सकते हैं। अब हमेशा पाइप के अंदर से ठंडा या कोल्ड फ्लूइड नहीं पास करता है, हॉट फ्लूइड भी पास करता है। तो अगर इनकेस अगर इस पाइप के सराउंडिंग्स में कोई लेबर काम कर रहा होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अगर रहता है और अगर ये गर्म पाइप अगर ब्लास्ट करता है तो वो गर्म लिक्विड या गर्म फ्लूइड चारों तरीके से स्प्रेड आउट हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करते, पहले जमाने में क्या होता था कि हम लोग एक प्रेस स्विच यूज करते थे। प्रेस स्विच यूज करने का मतलब क्या होता था कि फ्लूइड का फ्लो को तुरंत बंद कर देता है। तो प्रेस स्विच को कॉन्सेप्ट से हम लोगों को ये वाटर हैमर का कॉन्सेप्ट आया। जब भी हम लोग प्रेस स्विच को करते थे तभी हम लोग का वो पाइप मटेरियल के ऊपर प्रेशर आता था। तो धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन या स्टैटिस्टिक्स के दौरान देखा गया है कि ज्यादातर इंडस्ट्री एरिया में पाइप ज्यादातर क्रैक होता है जहां पे वाल्व का सराउंडिंग्स एरिया में, मतलब वाल्व से आगे या वाल्व का पीछे वाला पोर्शन में ज्यादातर पाइप ज्यादातर क्रैक होता है। तो इसीलिए ये क्यों क्रैक होता है इसका रिसर्च करते हुए ये वाटर हैमर आविष्कार हुआ था, वाटर हैमर का कॉन्सेप्ट आविष्कार हुआ था। तो इसीलिए हम लोग आज के दिन में यू कैन गो एवरीवेयर एनीवेयर इन द प्लांट सेक्शन, यू कैन सी दैट देयर इज अ वाल्व which is rotational valve। हम लोग हमेशा कोशिश करते जो वाल्व यूज करेंगे पंप सेक्शन में वो हमेशा रोटेशनल वाल्व हो। और उसके बाद एडवांस में बहुत सारा वाल्व आ गया है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व आ गया है, 4x2 DCV, 4x3 DCV, फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, प्रेशर कंप्रेस्ड वाल्व, प्रेशर क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, बहुत तरीके का वाल्व आया है। लेकिन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं प्रेशर जो रोटेटिंग वाल्व। ये रोटेटिंग वाल्व
एक बेसिक वाल्व है जिसमें हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग जब रोटेटिंग वाल्व को रोटेट करते हैं तो एक सर्टेन राउंड में वो 360 डिग्री में वो बंद नहीं होता है, उसको धीरे धीरे रोटेट करना पड़ता है, और वो मेटल बॉडी होता है, भारी होता है, इसलिए कोई भी मैनुअल पर्सन है उसको बंद करता है तो वो धीरे धीरे बंद करना पड़ता है। इसके वजह से ये जो वाल्व का जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और ये जो फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से वाटर हैमर जनरेट नहीं होता है, प्रेशर जनरेट नहीं होता है उतना ज्यादा, जिसकी वजह से पाइप मटेरियल मेरा सेफ एंड सुरक्षित रहता है। ओके, एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ओके ओके ओके, सो नाउ प्लीज कंटिन्यू द लेक्चर। कि एक सर्टेन टाइम में वो वाल्व बंद नहीं कर सकते, कोई भी आदमी मैनुअली जब वो वाल्व को कंट्रोल करते हैं तो कोई भी आदमी एक सर्टेन टाइम में वो वाल्व को बंद नहीं करते, तो इसका मतलब वाटर हैमर जनरेट नहीं होता, इसका मतलब पाइप के अंदर वो प्रेशर वो थ्रस्ट जनरेट नहीं होगा, इसका मतलब पाइप का मेरा जो लॉन्जिबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी है, वो बहुत टाइम तक सस्टेन करता है। तो इसीलिए हमेशा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो वाल्व होता है वो वाल्व हमेशा रोटेटिंग रहता है, रोटेटिंग वाल्व हम लोग हमेशा यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप मटेरियल। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप मटेरियल। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप मटेरियल मतलब क्या है कि जो अगर वाल्व को अगर स्लो डायरेक्टली बंद कर दिया जाएगा तो वेलोसिटी एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो मेरे पाइप का इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया में प्रेशर क्रिएट करेगा, थ्रस्ट क्रिएट करेगा। अगर मेरा पाइप का मटेरियल अगर इलास्टिक नहीं होगा तो उस थ्रस्ट की वजह से पाइप लीक कर सकता है, पाइप टूट सकता है, इतना हेवी अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी जनरेट होता है जो मुझे साउंड वेव के जैसा है, वो मेरा पाइप का इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया में क्रैक जनरेट करवा सकता है। सो दैट्स व्हाई पाइप का जो मटेरियल होना चाहिए वो हमेशा इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए, नहीं तो मेरा पाइप में वाटर हैमर अगर जनरेट होगा तो मेरा पाइप का मटेरियल को तोड़ सकता है, पाइप का मटेरियल में क्रैक जनरेट हो सकता है। So these are the intensity of the pressure depends on. Now my next point is, what are the effects of water hammer? Effects of water hammer. Effects of water hammer. Effects of water hammer का first point क्या है? Due to the sudden rise in pressure, bursting of pipe take place. Sudden rise of pressure, sudden rise of pressure, bursting take place. Bursting take place. ओके, मतलब अचानक से अगर मेरा ये वाल्व को मैं बंद कर दूंगा तो पूरा वेलोसिटी एनर्जी मेरा प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर सर्ट तो प्रेशर एनर्जी में अगर कन्वर्ट होगा, पहले मेरा प्रेशर एनर्जी 5 था, जब प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तब 10 हो जाएगा। तो ये सडन राइज ऑफ प्रेशर ये क्या करेगा, पाइप के अंदर बहुत जोर से प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पाइप मेरा बर्स्ट हो सकता है। दिस इज द वन इफेक्ट ऑफ द वाटर हैमर। सेकंड इज पाइप जॉइंट्स गेट ओपन, रिजल्ट इनटू लीकेजेस। Pipe joint gets open and results into leakage. Results into leakage. ओके, इसका मतलब क्या है कि जब भी मेरा ये प्रेशर एनर्जी ज्यादा बढ़ जाता है वाटर हैमर की वजह से, वो क्या करता है, जो अगर जॉइंट्स होता है पाइप का, क्योंकि सब पूरा सिंपल जो पाइपलाइन होता है वो पाइपलाइन कंटीन्यूअस एक सर्टेन डिस्टेंस तक एक ही पाइप नहीं रहता है, क्योंकि बेंडिंग हो सकता है, क्रैक आ सकता है, इसलिए दोनों छोटा छोटा पाइप को ज्वाइंट करके बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक पाइप को हम लोग पाइप को यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द फ्लूइड। सो इन दैट केस पाइप अगर वाटर हैमर जनरेट होता है तो वो प्रेशर की वजह से, प्रेशर वेव की वजह से, वो थ्रस्ट की वजह से जो जॉइंट ऑफ पाइप वो मेरा ओपन हो सकता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड लीकेज मेरा हो सकता है। अगर फ्लूइड लीकेज होता है तो फ्लूइड का जो एनर्जी होता है वो मेरा लॉसेस होता है। सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ लॉस फॉर द लीकेज। सो ये मेरा वाटर हैमर का दो इफेक्ट्स है। नाउ आई विल डिस्कस व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ दिस वाटर हैमर।
what are the prevention of water hammer? What are the prevention of water? You can also prepare the notes when you will see the video, क्योंकि ये जो क्लास का जो वीडियो लिंक है वो YouTube में अपलोड होके तुम लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो तुम लोग इससे नोट्स भी अपना प्रिपेयर कर सकते हो, ड्राइंग को सेम रख के। बाकी व्हाट आर द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर डिपेंड्स ऑन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर हैमर, व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर हैमर, ये बेसिकली ब्रीफ नोट्स में आता है ये क्वेश्चन। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो उसके लिए ड्राइंग एंड थ्योरी पोर्शन पूरा फुल्ली जरूरत है। तो जब भी बाद में ये वीडियो देखोगे तो ये वीडियो देख के तुम अपना कॉपी में इस वाटर हैमर के ऊपर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, hammer. First point is slow or gradually closing of valves. Slow and gradually closing of valves. Closing of valves. Slow and gradually closing of valves. अगर मैं सडनली valve को अगर मैं बंद कर दूंगा तो मेरा वेलोसिटी एनर्जी जो मोमेंटम जो लॉस करता है वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है मेरा प्रेशर एनर्जी में। अगर मैं इसको valve को अगर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको अगर मैं ब्लॉक करता हूं या क्लोज करता हूं तो मेरा ये वाटर हैमर जनरेट नहीं होगा। मतलब दिस इज द वन प्रोसीड्यूर ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द वाटर हैमर। सेकंड, एयर चेंबर if sufficient size with air inside should be connected to the pipe near gate valve to prevent effect of water hammer। इसका मतलब बोल रहा है कि air chamber should be used, air chamber should be used, right? एयर चेंबर मतलब क्या है कि अगर एक एयर चेंबर को अगर हम लोग इस पूरा सिस्टम में, पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर मैं पुट डाउन करता हूं तो उसमें क्या होता है, ये पाइप के साथ जो गेट वाल्व का जो कनेक्शन है, इस कंडीशन में अगर जो प्रेशर जनरेट होता है तो थोड़ा सा अगर उसके अंदर एयर घुस जाता है तो इसकी वजह से वो वाटर हैमर जनरेट नहीं हो पाता है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रेशर रिलीफ वाल्व। नेक्स्ट वन इज प्रेशर रिलीफ वाल्व। अगर मैं प्रेशर रिलीफ वाल्व को यहाँ पे मान लो इस कंडीशन में प्रेशर रिलीफ वाल्व को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मैं वाटर का प्रेशर को रिलीज कर सकता हूँ, वाटर का प्रेशर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये 3 वे में हम लोग वाटर हैमर का जो प्रिवेंशन है वो मैं कर सकता हूँ। दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ द वाटर हैमर एंड दिस आर द इंटेंसिटी, प्रेशर डिपेंड्स ऑन मींस प्रेशर, फ्लूइड का जो प्रेशर किस चीज क्राइटेरिया के ऊपर, किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है वो है, और दिस इज माय वाटर हैमर। ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस द पाइप्स इन सीरीज and pipes in parallel equation। okay is there any student जो शुभजीत कोई है, शुभजीत भाई या कोई भी दूसरा स्टूडेंट है जो मुझे पार्टिसिपेंट लिस्ट का स्क्रीनशॉट थोड़ा सेंड करो ना। एनीबॉडी, कौन सेंड कर रहा है? कोई है जो हम कर दे रहे हैं सर। ओके मृत्युंजय, थैंक यू, प्लीज शेयर कर दो ना। ओके सर, हाँ विजय बोलो। सर प्रिवेंशन में वाटर क्या बोलते हैं, एयर चेंबर का यूज किस तरह होता है सर? एक्चुअली प्रिवेंशन में एयर चेंबर का यूज इसलिए होता है क्योंकि जो भी हम लोग एयर चेंबर साथ में हम किस लोग टाइप से होता है सर? और एक बार किस टाइप से होता है सर? यूज इसका किस टाइप से होता है? यूज इसका किस टाइप से होता है, मान के चलो कि मेरा वो जो वाटर पाइप का जो कनेक्शन है, ठीक है, एक सेकेंड मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो वाटर का जो पाइप जो तुम्हारा यहाँ पे जो वाल्व दिया हुआ है दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये वाल्व के साथ एक एयर चेंबर रखते हैं। एयर चेंबर मींस इट्स अ वन टाइप ऑफ एयर वेसल, राइट? ये क्या काम करता है कि मान के चलो जब मेरा लिक्विड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो लिक्विड को मुझे बाईपास करना पड़ेगा ना। ये प्रिवेंशन बेसिकली, अभी तो हम लोग का जो वाल्व सिस्टम वो तो चेंज कर दिया गया है ना, अभी रोटेशनल वाल्व यूज करते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं, लेकिन फिर भी पाइप जहां जहां वाल्व कनेक्शन रहता है उस वाल्व कनेक्शन के साइड में अगर वहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होने का चांसेस रहता है, क्योंकि जो भी वाल्व डिजाइन होता है वो डिजाइन कौन करता है? इंजीनियर डिजाइन करता है। वो डिजाइन के बाद अगर इनकेस लगता है कि यहाँ पे कभी कभार प्रेशर बढ़ सकता है तो यहाँ पे छोटा सा ब्लैंक स्पेस रखते हैं जिसको हम लोग एयर चेंबर बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई स्पेस तो वैक्यूम तो नहीं कर सकते ना, इस यूनिवर्स में कोई स्पेस को वैक्यूम करने के लिए उसको हम लोग को खींचना पड़ेगा उसका एयर,
तो हम लोग एक खाली स्पेस रखते हैं जहां पे जब भी मुझे वैसा देखो तुरंत तो और ब्लास्ट नहीं कर जाएगा ना पाइप, कंटिन्यूअसली वाटर हमारे उस पाइप मटेरियल के ऊपर क्रैक मतलब पाइप मटेरियल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते करते जाने के बाद वो पाइप क्रैक होगा। तो इसीलिए हम लोग वहां पे एक एयर चेंबर या ब्लैंक चेंबर रखते हैं जिसमें जब भी वो पाइप मटेरियल में अगर प्रेशर आना शुरू होता है तो हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड को बाईपास करवा देते हैं, वो एयर चेंबर के थ्रू से हम लोग बाईपास करवा देते हैं। क्लियर? यस सर। ओके ओके, सो प्लीज स्टार्ट। सीरीज, सीरीज मतलब क्या है, दिस ये मेरा अगर एक है, ये मेरा अगर दो है, ये मेरा अगर तीन है, 3 नंबर पाइप 2 नंबर पाइप, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा, भले उसका डायमीटर अलग हो या ना हो। सो यहाँ पे दोनों रिजर्वर टैंक है, वहां पे 1 नंबर सेक्शन का पाइप ये है, 2 नंबर सेक्शन का पाइप का डायमीटर ये है, 3 नंबर सेक्शन का पाइप का डायमीटर ये है, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन को डिफाइन किया हो। देखो सेक्शन 1 का जो डायमीटर है, चलो मैं पहले लिख लेता हूं क्या कौन क्या क्या है पूरा सिस्टम में। फॉर सेक्शन 1 L1 L2 एंड L3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप L1 L2 and L3 is the length of the pipe, D1 D2 and D3 is equal to diameter of the pipe, D1 D2 and D3 is the diameter of the pipe, L1 L2 L3 D1 D2 D3, right? Now अब क्या क्या लॉसेस हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल HF1 HF2 and HF3, this is the major loss, HF1 HF2 and HF3, this is the major loss, HF1 for section 1 pipe, HF2 for section 2 pipe, HF3 for section 3 pipe. Now H of entrance, H of expansion, H of contraction and H of exit, this is minor loss, this is minor loss. H of entrance, जब रिजर्वर टैंक से लिक्विड इस पाइप के अंदर एंट्री करेगा तब H of entrance, H of expansion, जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के अंदर पाइप जाएगा तब पाइप का डायमीटर बढ़ जा रहा है, सडन एक्सपेंशन हो रहा है, दैट्स व्हाई H of expansion। फिर पाइप से जब नेक्स्ट पाइप में जा रहा है उस टाइम सडन कंट्रक्शन हुआ, देखो डायमीटर सेक्शन 3 में कंट्रक्शन हो गया है, सो H of contraction। एंड फिर पाइप से जब बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर रिजर्वर पंप रिजर्वर में जब नेक्स्ट निकल आई मीन आउटलेट से बाहर जा रहा है, that time H of exit. So these are the minor losses, these are the major losses, these are the diameter of the pipe and these are the length of the pipe. So in that case, now what we do, and now what is the hydraulic gradient line and total energy line, and why I will draw this hydraulic gradient line and total energy line in this drawing, because look here, जब fluid सेक्शन 1 का पाइप के अंदर से एंट्री जाएगा तो डायमीटर मेरा यहाँ पे छोटा है, तो डायमीटर छोटा है मतलब एरिया के साथ वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, एरिया वेरीज इज 1/v, ये मेरा रिलेशन है। अगर मेरा एरिया घटेगा तो मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो मेरा वेलोसिटी घटेगा, तो यहाँ पे डायमीटर छोटा है मतलब एरिया छोटा होगा तो मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा। इसीलिए मैं पिछला क्लास में ये बोला था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा वेलोसिटी हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसलिए ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसको हम लोग इसका जो डायमीटर हम लोग इसका जो डिफरेंस में हम लोग ज्यादा किए, क्योंकि यहाँ पे अगर डायमीटर छोटा है मतलब एरिया छोटा है तो वेलोसिटी हेड ज्यादा होगा, इसलिए देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है। फिर यहाँ पे पाइप का डायमीटर बढ़ गया, पाइप का डायमीटर बढ़ गया तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, इसीलिए यहाँ इस सेक्शन 2 में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो छोटा स्मॉल डिफरेंस लिया गया है। फिर देखो पाइप का कंस्ट्रक्शन हुआ, इसका मतलब डायमीटर फिर से छोटा हुआ, डायमीटर छोटा हुआ मतलब एरिया छोटा होगा, एरिया छोटा होगा मतलब मेरा वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो इसीलिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बीच, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बीच का जो डिफरेंस वो हम लोग ज्यादा लिए है। ये इसलिए दिखाया गया है कि कैसे पाइप का डायमीटर के ऊपर डिपेंड करके
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्रिएट करना पड़ता है, हम लोग को बनाना पड़ता है. Now when we are calculating the pipes in series, right, that time in this structure what will be the head loss? If I have to calculate what will be the head loss, that time I have to write in this way, H of A equals to रिजर्वर में लिक्विड स्टोर था लेकिन वहां कितना होता है 0.5 V1 स्क्वायर बाय 2G, राइट. फिर जब पूरा लिक्विड जब सेक्शन 11 का स्टार्टिंग से लेकर सेक्शन 11 का एंड तक आता है, उस टाइम एक लॉस होता है, दैट इज फ्रिक्शन लॉस, व्हिच इज 2F1 L1 V1 स्क्वायर बाय D1G. ये मेरा सेक्शन 11 के लिए हो गया. फिर मेरा फ्लूइड जब सेक्शन 11 से सेक्शन 22 पाइप में एंट्री करेगा, उस टाइम मेरा क्या हुआ, सडन एक्सपेंशन हुआ, मतलब पाइप का डायमीटर मेरा बढ़ गया. तो उस टाइम मेरा सडन एक्सपेंशन के लिए जो माइनर लॉस होता है, दैट इज V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G. ये सारा चीज प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि सडन एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, कंट्रैक्शन के लिए क्या होता है, माइनर लॉस, मेजर लॉस के लिए क्या इक्वेशन होता है, सारा चीज ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं. तो इसीलिए तो सेक्शन 2 में सडन एक्सपेंशन के लिए ये लॉस हुआ. अब सेक्शन 22 का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक लिक्विड जब जाएगा तब वहां पे एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो उसके लिए मेरा लॉस होगा 2F2 L2 V2 स्क्वायर बाय D2G, राइट. उसके बाद सेक्शन 22 से जब सेक्शन 33 में लिक्विड एंट्री करेगा तो वहां पे फिर से पाइप का डायमीटर सडन कंट्रैक्शन हुआ, जिसके वजह से लॉस होगा प्लस 0.5 V3 स्क्वायर बाय 2G, प्लस जब सेक्शन 33 का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सेक्शन 33 का एंडिंग पॉइंट तक जाएगा, उसके लिए उसके अंदर एक मेजर लॉस होगा, दैट इज 2 of F3 L3 V3 स्क्वायर बाय D3G. और उसके बाद जब वो फ्लूइड पाइप्स का बाहर मींस आउटलेट से जब बाहर नेक्स्ट रिजर्वर में स्टोरेज होगा, इसका मतलब वो एग्जिट हो रहा है, तो एग्जिट के लिए क्या लॉस होता है, V3 स्क्वायर बाय 2G. तो इतना अमाउंट ऑफ लॉसेस हो रहा है ये सीरीज ऑफ पाइप का कनेक्शन में. तो अगर हम लोगों को पाइप का सीरीज पाइप का न्यूमेरिकल दिया जाता है, तो हम लोगों को सिंपल याद रखना पड़ेगा कि जब रिजर्वर से पाइप के अंदर फ्लूइड एंट्री करता है तो एंट्री में लॉस होता है, दैट इज माइनर लॉस. उसके बाद फ्रिक्शन पूरा पाइप को कवर करने के टाइम फ्रिक्शन लॉस होता है, दैट इज मेजर लॉस. फिर सेक्शन 22 का में सडन एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन लॉस. अगर यहाँ पे कंट्रैक्शन दिया रहा तो कंट्रैक्शन लॉस लिखते, अगर एक्सपेंशन दिया हुआ तो एक्सपेंशन लॉस लिखे. फिर पूरा पाइप को कंप्लीट करने के लिए सेक्शन 22 का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सेक्शन 22 का एंडिंग पॉइंट तक फ्रिक्शन लॉस मींस मेजर लॉस. फिर सेक्शन 22 से सेक्शन 33 में एंट्री करता है, उस टाइम फिर कंट्रैक्शन लॉस. फिर सेक्शन 33 का स्टार्टिंग पॉइंट से सेक्शन 33 का एंडिंग पॉइंट तक मेजर लॉस. एंड सेक्शन 33 से जब बाहर जाता है आउटलेट में एग्जिट, आउटलेट से एग्जिट होता है, तब दैट इज द एग्जिट लॉस. सो दिस आर द लॉसेस which we can calculate from the structure where the pipes in the series connection. Okay, now ये जो मेरा F1 F2 एंड F3 है, अगर मेरा पाइप मटेरियल अगर ये जो मेरा पाइप कनेक्शन है, अगर मेरा पाइप मटेरियल सेम रहेगा तो मेरा जो F1 F2 F3 इक्वल्स टू F होगा, क्योंकि मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो स्टील का पाइप है, कॉपर का पाइप है, ब्रोंज का पाइप है, आयरन पाइप है, GI पाइप है, PVC पाइप है, क्या पाइप है. तो वो पाइप मटेरियल अगर सेम होगा, सेक्शन 11, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ये तीन केस में अगर पाइप मटेरियल सेम होगा तो ये F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 होगा. तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो अगर पाइप मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है और सिर्फ एक ही फ्रिक्शन फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर एक ही बोल दिया गया है, सो दैट टाइम यू गाइस शुड डू दैट F1 के जगह में भी सेम वैल्यू, F2 के जगह में भी सेम वैल्यू, F3 के जगह में भी सेम वैल्यू बिठा देना है. Am I clear everyone? Am I clear everyone? Yes, sir. Okay. Yes, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? Yes, sir. Okay. Please. So in this condition, if we are using the continuity equation,
दैट टाइम वी कैन राइट कि जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड इस सेक्शन 11 में घुसेगा उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड सेक्शन 33 से निकलेगा. सो फॉर दैट केस Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 हम लोग लिख सकते हैं कि जितना डिस्चार्ज रिजर्वर से सेक्शन 11 में हो रहा है उतना ही डिस्चार्ज सेक्शन 33 से इस रिजर्वर में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी, law of conservation of mass theory. So we can write Q equals to Q1 is equal to Q2 is equal to Q3. अब ये हो गया. सो अगर ये वाला है तो फिर मैं लिख सकता हूँ A1V1 is equal to A2V2 is equal to A3V3. तो ये मेरा हो गया पाइप्स इन सीरीज. नाउ व्हाट आर द इक्विवेलेंट पाइप ऑफ द सीरीज. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे मैं दोनों रिजर्वर दिखा रहा हूँ. But in case of the industry application, there are very big dam are there in the industry application. Dam से various type of diameter का पाइप अगर ऐड करके हम लोग उस लिक्विड को अगर टरबाइन सेक्शन पे अगर मैं लेके जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारा लॉसेस हो सकता है. तो उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए इक्विवेलेंट पाइप को हम लोग यूज करते हैं. सो व्हाट आर द इक्विवेलेंट पाइप वो मैं अभी दिखाऊंगा. इक्विवेलेंट पाइप के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. इक्विवेलेंट पाइप के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज कैपिटल L by d to the power 5 is equal to L1 by d1 so L1 by d2 to the power 5 sorry d1 to the power 5 plus L2 by d2 to the power 5 plus L3 by d3 to the power 5. अब जितना पाइप का छोटा छोटा सेक्शन रहेगा उसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करके मैं इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ. ये फॉर्मूला सिर्फ इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ डिफाइन करने के लिए यूज होता है. इक्विवेलेंट पाइप लेंथ एंड डायमीटर डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. डायमीटर डिटर्मिनेशन. ओके सो इक्विवेलेंट पाइप लेंथ एंड डायमीटर डिटरमिनेशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं. L by d to the power 5 is equal to L1 by d to the power 5 plus L2 by d to the power L2 by d to the power 5 plus L3 by d to the power 5 plus dot dot dot. जितना ऐसा सेक्शन पाइप का सेक्शन रहेगा उतना यहाँ पे ऐसे ऐड होता जाएगा. राइट. So now I will discuss the pipes in parallel. Okay. So now I will discuss the pipes in parallel. Here you can see the diagram. Two reservoirs are there. This is my first reservoir. This is my second reservoir. First reservoir से second reservoir में तीन को पाइपलाइन मैंने ऐड किया हो सेम डायमीटर का. मतलब मेरा यहाँ पे D1 equals to D2 equals to D3 मैंने सेम डायमीटर का यहाँ पे पाइपलाइन में यूज किया हो. अगर D1 is equal to D2 is equal to D3 है तो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ पे है उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ पे किसके बेसिस में जाएगा. ये तीनों पाइपलाइन के बेसिस में जा रहा है. तो सेक्शन 11 का जो डिस्चार्ज है अगर हम लोग Q1 पकड़ते हैं, सेक्शन 22 का जो डिस्चार्ज है उसको अगर मैं Q2 पकड़ते हैं और सेक्शन 33 का जो डिस्चार्ज है वो अगर मैं Q3 पकड़ता हूँ तो टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम दिस टैंक इज इक्वल टू अगर Q है तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. देखो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पाइप्स इन द पैरेलल एंड द पाइप्स इन द सीरीज. सीरीज पाइप में क्या होता है Q equals to Q1 equals to Q2 equals to Q3 but when we are getting the pipes in the parallel section that's why for the say 3 section of pipe यहाँ से भी जितना अमाउंट ऑफ पानी डिस्चार्ज होगा यहाँ से भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी डिस्चार्ज होगा, लिक्विड डिस्चार्ज होगा, यहाँ से भी सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा रिजर्वर से जितना लिक्विड डिस्चार्ज होगा दैट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ये हुआ. उसके बाद और एक कंडीशन है H of F1 equals to H of F2 is equal to H of F3. ये कंडीशन होता है पाइप्स इन पैरेलल में. H of F का फॉर्मूला क्या होता है 2FL1 square FL1 V1 square by D1G is equal to 2FL2 V2 square by D2G is equal to 2FL3 V3 square by D3G. राइट. तो यहाँ पे क्या होता है देखो D1 D2 D3 मेरा सेम है, L1 L2 L3 भी मेरा सेम है. इस कंडीशन में L1 is equal to L2 is equal to L3 क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो दोनों वो लेंथ तो सेम है. तो तीनों पाइप लगाए, 10 को पाइप लगाए, 20 को पाइप लगाए, इन नंबर्स का पाइप लगाए, सबका लेंथ मेरा इक्वल होना चाहिए.
सो L1 L2 L3 सेम है। अगर D1 D2 D3 सेम है तो V1 V2 एरिया भी मेरा सेम होगा। अगर एरिया मेरा सेम है तो तीनों पाइप के लिए V1 V2 V3 भी सेम होगा। V1 is equal to V2 is equal to V3 भी सेम होगा। अगर ये तीनों चीज सेम है तो H of F1 is equal to H of F2 is equal to H of F3 होगा। ये हुआ। और माइनर लॉस के लिए हम लोग यहाँ पे दिखेंगे ओनली एंट्री लॉस। H of entry is equal to 0.5 V1 square by 2G, 0.5 V1 square by 2G, 0.5 V2 square by 2G and 0.5 V3 square by 2G, 0.5 V3 square by 2G। तो ये जो H of entry loss होगा और एक H of exit loss होगा। H of exit loss क्या होता है? H of exit loss होता है V1 square by 2G, V2 square by 2G, V3 square by 2G। तो H of exit loss भी मेरा सेम होगा, H of entry loss भी सेम होगा। तो these are the condition which is used in the pipes in the parallel। So these are the difference। देखो तुम लोगों के आंखों के सामने दो चीज दिया हुआ है, दो पाइप्स इन सीरीज भी दिया हुआ है, पाइप्स इन पैरेलल भी दिया हुआ है। पाइप्स इन सीरीज में Q equals to Q1 plus is equal to Q2 is equal to Q3 due to the pipes attached in the series condition। और when the pipes is in parallel condition, that time Q is equal to the total discharge अगर Q है reservoir से, that Q is determined by Q1 for the section 1 pipe, Q2 for the section 2 pipe, Q3 for the section 3 pipe। So Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 and D1 equals to D2 is equal to D3। अगर मेरा ये diameter वाला पाइप सेम नहीं होगा, in case मेरा diameter वाला पाइप सेम नहीं हो रहा है, D1 not equals to, मैं और एक कंडीशन दिखा रहा हूँ, let's take it D1 not equals to D2 not equals to D3। So D1 not equals to D2 not equals to D3 नहीं, D3 अगर नहीं होगा तो मेरा V1 not equals to V2 not equals to V3 हो जाएगा। और अगर V1 not equals to V2 not equals to V3 होगा, so H of F1 not equals to H of F2 not equals to H of F3 होगा। और H of V1 V2 V3 का वैल्यू भी मेरा अलग आएगा। तो ये जो चीज, ये सारा चीज डिपेंड करता है कि मेरा न्यूमेरिकल में किस बेसिस पे मेरा न्यूमेरिकल इक्वेशन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल मेरा दिया हुआ है, उस बेसिस पे हम लोग ये इस चीज को हम लोग निकालेंगे। सो द मेन डिफरेंस इज pipes in series and pipes in parallel is for the series in pipe discharge is equal to section Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 and the pipes in parallel that time Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3। So these are the condition for the pipes in series and pipes in parallel। So now in my next class we will discuss the numerical of these pipes in series and pipes in parallel and the hydraulic gradient line and total energy line, and after that we will do a virtual lab on the on this week in the NIT lab center। So now I am concluding my class, so thank you for। Okay, now students, do you have any doubt? Do you have any doubt? Yes or no? Say fast because electrical classes start। No sir। Okay. No sir। Okay, okay। So ये क्लास का लिंक तुम लोगों को थोड़ी देर बाद YouTube में मिल जाएगा, राइट? एंड तुम लोग उसको देखो और अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज मुझे आस्क कर लो, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।